देखिए क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor, all connected in series। तो ये सब कुछ ना सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ऐसा बनाना है। पहले 5 ohm, 8 ohm और 12 ohm रेसिस्टर बना लेते हैं। तो हम इस पर हैं पेज नंबर 19 वाले क्वेश्चन पर है। रेजिस्टिविटी कौन से पेज पे? इससे पहले अभी तो 17 या 18 पर होगा नहीं। रेजिस्टिविटी है पेज नंबर 13 पर, बिल्कुल लास्ट में 13 पर है। तुम्हारे यहाँ रेजिस्टिविटी तक आ रहा है क्या? अच्छा, कभी करवाया नहीं है? वो भी नहीं हुआ था। सर स्कूल में एग्जाम में 80 मार्क्स के प्रैक्टिस टेस्ट। 80 मार्क्स का कब है? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मैथ्स का, सेकेंड वीक में साइंस का। लेकिन सिलेबस तो ऐसा कुछ कराया नहीं। मैथ्स में 1 2 3 4 5 फिफ्थ की 2 रजिस्टर और फिर साइंस में एक चैप्टर बायो का पहला, केमिस्ट्री का पहला और उसमें पहला। बस एक ही चैप्टर हो गया, फिर तो हम आगे चल रहे हैं। चलिए जी, द ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor। तो देखिएगा यहाँ पर है 5 ohm resistor, तो हमको ना 3 रेसिस्टेंसेस दे रखे हैं, 5 ohm, 8 ohm और 12 ohm। तो ये तीनों रेसिस्टर जो हैं ये इन्होंने बोला कि सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। सीरीज में कनेक्ट कर दिया इसको, उसके साथ में वो बोल रहे हैं कि एक प्लग की भी कनेक्ट करिए। प्लग की का मतलब क्या होता है कि स्विच, एक स्विच कनेक्ट किया है। तो वो स्विच ऐसे हो गया, इसको ऐसे बना लेते हैं जैसे ब्रैकेट होता है ना, ऐसे ब्रैकेट बनाया और बीच में डॉट लगा दिया, इसको बोलते हैं स्विच। स्विचेस फॉर स्विचिंग ऑन द सर्किट और स्विचिंग ऑफ द सर्किट। इसको सर्किट को स्विच ऑन करना है या स्विच ऑफ करना है उसके लिए। और एक बैटरी लगाई है, बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 3 cells of 2 volt each, बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 3 cells। बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 3 cells of 2 volt each। तो 3 सेल है इसमें, 2 volt 2 volt 2 volt, तो टोटल कितना हो गया? 6 volt की बैटरी हो गई। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट हुआ इसका, ए पार्ट, इस वाले क्वेश्चन का ये तो ए पार्ट हो गया, बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 3 cells of 2 volt each। फिर बी पार्ट है, रीड ड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ohm रेसिस्टर, अक्रॉस द 12 ohm रेसिस्टर। तो देखिएगा हमें एक चीज़ हमने देखा था, ये सीरीज और पैरेलल वाला जब हमने करना शुरू करा था तो हमने एक चीज़ देखी थी कि जब भी कभी हमारे पास रेसिस्टेंसेस होते हैं सीरीज़ में अगर कनेक्टेड है, तो सीरीज़ कनेक्शन में हम क्या बोलते हैं कि करंट रिमेन सेम, और पैरेलल कनेक्शन में हम क्या बोलते हैं कि वोल्टेज रिमेन सेम। सीरीज़ में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज वेरी करता है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट जो है वो वेरी करता है। तो ये हम जानते हैं। तो इसलिए जब भी कभी हमको एमीटर लगाना होता है, एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम करंट मेज़र करते हैं। तो इसीलिए सीरीज़ में क्या सेम होता है, करंट, इसका मतलब, और करंट मेज़र करने वाली डिवाइस क्या होती है, एमीटर। तो इसका मतलब ये है कि हमें जब भी कभी एमीटर यूज़ करना है, एमीटर हम कहाँ लगाएंगे, एमीटर हमेशा हम सीरीज़ में लगाएंगे क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। जैसे मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए 3 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, तो इसमें भी करंट जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, वही करंट इसमें होगा। तो तीनों में करंट तो सेम रहने वाला है। तो जब तीनों में करंट सेम रहेगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर बीच में कोई एक चौथी चीज़ भी लगा देंगे तो उसमें भी करंट सेम रहेगा। तो एमीटर जब भी लगाया जाता है, एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। अच्छा, और जब भी कभी मेरे को पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर जिसको बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर बोलो या वोल्टमीटर बोलो एक ही बात है। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है, उसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो बी पार्ट में हमें वही चीज़ देखनी है। इन्होंने क्या बोला है, ये कह रहे हैं कि
redraw the above circuit putting an ammeter to measure the current through the resistors. ठीक, तो इसी सर्किट को दोबारा बनाना है, पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स. तो हम क्या करेंगे देखिएगा, बी पार्ट में हमें ये वाला सर्किट रीड्रॉ करना है. ये 5 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया, 12 ओम हो गया, और इन्हीं के साथ में यहाँ पर हमने एमीटर लगा दिया. यहाँ पर हमने एमीटर लगा दिया to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. तो ये जो 12 ohm resistor है, 12 ohm resistor के across एक वोल्टमीटर लगा दिया ऐसे, मतलब पैरेलल में लगा दिया. क्योंकि मैं ये जानता हूँ पैरेलल में आप 1 2 3 4 10 डिवाइस लगा दो, कितने भी डिवाइस लगा दो, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है. तो वोल्टेज तो मेरे को मेजर करना है, तो इधर जो वोल्टेज होगा 12 ओम में, वही आप पैरेलल में कोई और डिवाइस लगा दो, उसमें भी वोल्टेज वही आएगा. ठीक है, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में, करंट मेजर करने के लिए एमीटर हमेशा सीरीज में. ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर. तो वो कह रहे हैं कि एमीटर की और वोल्टमीटर की रीडिंग्स बता दीजिए. तो ठीक है, बताते हैं हम. पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गया. अब आप देखिएगा कि यहाँ से हमारा करंट निकला इधर से आई, इधर भी आई जाएगा, इधर भी आई जाएगा. ठीक है, और जो 12 ओम वाला है इसमें भी करंट आई ही जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो करंट आई जाएगा. तो हमें क्या करना है, हमें पूरे तीनों रेसिस्टर्स, ये तीनों रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं. ये लिखेंगे since all the three resistors are connected in series, all the three resistors are connected in series, so capital R is equal to R1 plus R2 plus R3. कैपिटल R क्या हो गया, तीनों रेसिस्टेंसेस का सम, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस पूरे सर्किट. 5 plus 8 13, 13 plus 12 25. तो R is equal to 25 ओम. 25 ओम हो गया हमारे पास पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस. Therefore, current through the entire circuit can be calculated by Ohm's law. Calculated by Ohm's law. I is equal to V upon R. ठीक है, I is equal to V upon R. अब V कितना है, 6 वोल्ट. पूरे सर्किट में वोल्टेज तो 6 वोल्ट ही है बस, 6 वोल्ट. और रेसिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना आ गया, 25 ओम. तो 6/25, 6/25 को चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिए. 25 बदला 25, 25 जीरो सा 0, फिर पॉइंट लगाकर एक 0 आ जाएगा, 60 बन जाएगा. तो 25 2 सा 50, तो 60 minus 50 is 60 minus 50 is 10. 10 के आगे 0 लगाया तो 100 आ गया. 25 4 सा 100. तो करंट की वैल्यू आ गई
0.24 एम्पियर, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा कि सीरीज में ही आपने जो है एमीटर भी लगा रखा है, तो एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, वही जो करंट की वैल्यू होगी। देयरफॉर रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी reading of the emitter will be 0.24 एम्पियर। मीटर की रीडिंग हो जाएगी 0.24 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो समझ गए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है हमारे पास ये कि भाई मेरे को 12 ओम वाला जो रेसिस्टर है इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना है वो निकालना है। तो हम ये जानते हैं सीरीज में करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स। तो जो ये वाला रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज को मान लीजिए V1, ये वाला जो, क्योंकि ये रेसिस्टेंस को मैंने R1 माना है 5 ओम, इस वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मान लीजिए V2, और इस वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको मान लीजिए V3, ठीक है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज 12 ओम वाले रेसिस्टर में होगा वही वोल्टेज इस वोल्ट मीटर में आ जाएगा, इसकी रीडिंग भी वही होगी। तो हम ये कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप across 12 ohm resistor is equal to क्या हो गया V3 को क्या बोलेंगे I/R3, I into R। वोल्टेज कैसे निकलता है I into R, तो करंट तो पूरा का पूरा भाई सीरीज में है, तो सीरीज में सब में करंट सेम ही जाएगा। तो करंट कितना है 0.24, तो 0.24 ही जाएगा सब में। वोल्टेज कितनी है वो, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, तो I into R3 इस वाले का रेजिस्टेंस। तो I कितना हो गया, ये ओम्स लॉ होगा V is equal to IR, 0.24 into 12, तो 12 4 are 48, वो carry 12 2 are 24, और 4 28, 2.88 volt। तो रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज वोल्ट, ठीक है। आंसर देखिएगा जी नोट्स में आपने, ठीक है। रीडिंग ऑफ द एमीटर इज 0.24 एम्पियर, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज 2.88 वोल्ट। उसके बाद देखिएगा, हाँ जी, फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसमें देखिएगा क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन देखिए बस। उन्होंने बोला ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। तो सारे के सारे सीरीज में जोड़ रखे हैं, सब सीरीज में है। सीरीज का मतलब है एक के पीछे एक जोड़ रखा है सभी को। अब देखिएगा जब एक के पीछे एक जोड़ते हैं तो 5 ओम का रेसिस्टर, 8 ओम का रेसिस्टर, 12 ओम का रेसिस्टर एक के पीछे एक जोड़ दिया, एक की लगा दी यहाँ पर। की को चाहे यहाँ लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर लगा दो, मतलब एक ही वायर होना चाहिए, उसी वायर में सारे के सारे हो जाने चाहिए। तो 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम स्विच, और उसके बाद उन्होंने बोला 2 वोल्ट्स, मतलब सेल्स लगाने हैं 2 वोल्ट्स ऑफ सेल्स, बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। तो 3 सेल है, ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, 2 + 2 + 2 टोटल हो गया 6 वोल्ट। वो अगर 4 सेल्स बोलते तो मैं ऐसी पैरेलल लाइन्स जो बनाई है ना, बड़ी छोटी, ये मैं 4 पैरेलल लाइन्स बना देता अगर वो 4 सेल्स बोलते तो। बताइए यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। चलिए जी, अब इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें बस ये सर्किट डायग्राम ही बनाना था। एक पार्ट बी पार्ट में उन्होंने बोला था कि इसी सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करिए बाय कनेक्टिंग एन एमीटर। एक एमीटर कनेक्ट करना है आपको, एमीटर सीरीज में लगाएंगे करंट मेजर करने के लिए। तो 12 ओम रेसिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर लगाना है। 12 ओम रेसिस्टर में अब इसका वोल्टेज मेजर करना है तो इसके पैरेलल में लगा दिया। अगर वो बोलते हैं कि 8 वोल्ट का करना है तो 8 वोल्ट के पैरेलल में लगा देते, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए वो 8 वोल्ट वाला निकालने के लिए बोलते हैं तो करंट तो तीनों में सेम, तो क्या इसका वोल्टेज कैसे निकलता, I × R2, यानी कि I × 8, 0.24 × 8 ये करके निकलता। बताइए क्लियर है पीछे ऋषिका, क्लियर हो। चलिए जी, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन two resistances of 3 ohm and 6 volt are 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. Calculate the equivalent resistance. हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब दो रेजिस्टेंसेस हम यूज़ करेंगे पैरेलल में, एक 3 ओम का और एक 6 ओम का। जब दोनों को हम पैरेलल में यूज़ करेंगे तब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ये बताना है। तो देखिएगा, calculate the equivalent resistance when two resistances of 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel। तो बिल्कुल सेम है, सिंपल है ये। इसमें हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, 3 ओम का और एक 6 ओम का। दोनों को आपको पैरेलल में कनेक्ट कर देना है बस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना है। तो 3 ओम वाले को बोल दीजिए R1 और 6 ओम वाले को बोल दीजिए R2। ये दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा बोलिए। हाँ जी, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस ये तो 1 ही आ जाएगा, इज 1/r इज इक्वल टू 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 1/r इज इक्वल टू 1/2, मतलब r इज इक्वल टू 2 ओम। तो दोनों जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम का। बोलिए क्लियर, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट में करा रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे।
स्ट्रेट वाला हाँ, नीचे से। चलिए जबरा देखिएगा क्वेश्चन। अगला है इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। और थर्ड पार्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना। ठीक है। अच्छा, ये जो सर्किट डायग्राम बना रखा है इसमें ना बैटरी नहीं दे रखी, तो बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की है। बैटरी 6 वोल्ट की है, नोट्स में लिख लीजिए। बैटरी है ना, बैटरी पर लिख लो 6 वोल्ट। चलिए जी, तो इसमें क्या है इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड। तो जो हमको सर्किट डायग्राम दे रखा है वो देखिएगा, मैं बना रहा हूँ इस तरह। ये रेजिस्टेंस हो गया R1। फिर इधर एक रेजिस्टेंस दे रखा है A2 का, ये दे रखा है इसको R2। फिर एक रेजिस्टेंस है इधर 12 ओम का, ये रेजिस्टेंस दे रखा है R3। बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट। अब देखिएगा इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड फाइंड, फर्स्ट पार्ट है द टोटल रेजिस्टेंस। फर्स्ट है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस बताना है आपको पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे। जब टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, दोनों के दोनों पैरेलल में। तो ये जो सर्किट डायग्राम है ना, इस सर्किट डायग्राम में ऐसे कर लो, ऐसे एक डॉटेड लाइन बना दो, डॉटेड सर्कल बना दो इस तरीके से। और यहाँ पर लिख दीजिए R डैश, यहाँ पर R डैश लिखिए। तो यहाँ लिखिएगा लेट R डैश बी द let R dash be the equivalent resistance let R dash be the equivalent resistance of R2 let R dash be the equivalent resistance of R2 and R3। तो R2 और R3 का जो equivalent resistance है वो क्या, उसको हमने क्या मान लिया, R dash मान लिया। ठीक है। तो R2 और R3 पैरेलल में है। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू R2 कितना है 8, 1 अपॉन 8, और R3 कितना है 12, 1 अपॉन 12। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 8 और 12 का एलसीएम लो 24। ठीक, तो यहाँ लिख दिया 24। 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 प्लस 12 2 जा 24, 2 1 जा 2। 1 upon R dash is equal to 5 upon 24, तो it implies that R dash is equal to 24 upon 5 ओम। ये R dash की वैल्यू आ गई।
अब हम ये कहेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा वो देखिएगा। हमारे पास क्या हुआ, अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1 है और R2 और R3, इस पूरे का कॉम्बिनेशन, इस पूरे का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो R डैश आ गया। तो R1 और R डैश अब ये बैक टू बैक हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा R1, ये है 7.2 ओम रेजिस्टेंस R1, और यहाँ ये जो दो रेजिस्टेंसेस जुड़ रहे थे इनका कॉम्बिनेशन अब R डैश के बराबर आ गया। R डैश ये हो गया 24/5 ओम, सही है। और नीचे बैटरी लगेगी 6 वोल्ट की। नाउ R1 and R dash are in R1 and R dash are in series. So capital R क्या हो गया, पूरे सर्किट का इसका रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस। कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R डैश। R1 कितना है 7.2 प्लस R डैश कितना है 24/5। अरे 24/5 कितना हो गया, 4.8 लिख दो सीधा। 24/5 मतलब 4.8, यहाँ 4.8 लिख दो। सेवन पॉइंट 2 और 4.8 कितना हो गया, 12 ओम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में तो इन्होंने यही पूछा था कि आपको ये बताना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फिर वो सेकंड में पूछ रहे हैं टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट को I मान लिया, ठीक है। Therefore, total current flowing in the circuit is I is equal to V upon R। हाँ जी, तो टोटल वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, V अपॉन R यानी कि 6 बटा 6 टू द 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो करंट हो गया हमारे पास 0.5 एम्पियर। बताइए क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें दोनों क्लियर है? यस सर, ठीक है। चलिए जी, थर्ड पार्ट देखिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो करंट है ना I, इसमें भी I जा रहा है और इसमें भी I जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 will be V1 is equal to IR1, ठीक है। तो I कितना 0.5 करंट हो गया और रेजिस्टेंस कितना है 7.2, 3.6 वोल्ट, ठीक है, 3.6 वोल्ट।
चलिए जी अगला देखते हैं। अच्छा अगला जो है इसमें पेज नंबर 22 पर नीचे ना क्वेश्चन लिखा हुआ है विच इज़ बेटर अ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। एक सीरीज कनेक्शन है और पैरेलल कनेक्शन है, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में बेटर कौन सा है उनको ये बताना विच इज़ बेटर अ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ऐसा होता है कि देखिए वैसे अगर देखा जाए अगर हम हाउस होल्ड सर्किट्स की बात करें तो हाउस होल्ड सर्किट्स में पैरेलल कनेक्शन ही बेटर होता है, सीरीज कनेक्शन बेटर नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसके बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ सीरीज़ के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ पैरेलल के भी एडवांटेजेस हैं, तो वो अभी देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर है इफ़ वी वांट टू, पेज नंबर 23 पर है, इफ़ वी वांट टू कनेक्ट और जॉइन अ लार्ज नंबर, इफ़ वी वांट टू कनेक्ट और जॉइन अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, से hundreds or thousands of electric bulbs for decorating buildings and trees as during festivals such as Diwali or marriage functions, then the series circuit is better because all the bulbs connected in series can be controlled with just one switch. But there is a problem with series lighting circuit that if one bulb gets fused, then the circuit breaks and all the bulbs are turned off. ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ हाउस बिकॉज देन वी कैन हैव सेपरेट स्विचेस फॉर ईच अप्लायंस एंड हैंस ऑपरेटेड सेपरेटली। तो आप ये देखिएगा कि सीरीज कनेक्शन की हम एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था, चलिए मान लीजिए यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये माना कि ये जो रेसिस्टेंसेज है ना, ये रेसिस्टेंसेज किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, कुछ भी हो। तो हमने मान लीजिए 2 फैन लगा रखे हैं, एक फ़ैन लगाया, ये सिंगल वायर है, इस वायर से एक फ़ैन को कनेक्ट करा, फिर उसी वायर को आगे खींचा और उसी वायर से दूसरे फ़ैन को कनेक्ट कर दिया। तो उससे हमें एक मोमेंटरीली बेनिफिट ये दिखाई देता है कि एक ही स्विच से काम चल गया, एक स्विच ऑन करोगे दोनों के दोनों पंखे ऑन हो जाएंगे क्योंकि एक ही वायर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लीजिए एक फ़ैन में कुछ प्रॉब्लम आ गई कि दोनों की जो मशीनरी है वो अलग अलग है, एक फ़ैन में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसका वायर वगैरह कुछ मेल्ट हो गया, तो वो कनेक्शन पूरा ही छूट गया। ये समझ लीजिए यहाँ से अगर वायर जरा सा भी पिघला या टूटा तो आप समझ लीजिए कि करंट यहाँ तक तो फिर पहुँचेगा ही नहीं क्योंकि यहीं पर वो वायर मेल्ट डाउन हो गया। तो हुआ ये वाला फ़ैन ख़राब, उसकी वजह से ये भी चलना बंद हो गया। तो ये प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने घरों में देखा है कि अगर हमारी एक ट्यूबलाइट ख़राब होती है तो दूसरी थोड़ी बंद हो जाती है, दूसरी तो चलती है ना। उसका रीज़न क्या है कि हमने सबके लिए अलग अलग वायर जो है वो अलग अलग वायर असाइन करें। एक छोटा सा बल्ब भी है तो उस छोटे से बल्ब को अगर हम एक सिंगल स्विच से ऑन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमने उसके लिए भी अलग से वायर असाइन कर रखा है। मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए जी। तो ये सीरीज सर्किट का एक बेनिफिट हो गया। और हाँ, एक डिसएडवांटेज हो गया। हाँ, इसका एडवांटेज ये होता है कि जैसे मान लीजिए दिवाली है या कोई मैरिज फंक्शन है और उसमें हमने बहुत सारे बल्ब्स लगा रखे हैं और उन बल्ब से हम डेकोरेशन कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, तो उसमें फिर क्या फ़ायदा होता है? उसमें ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे बल्ब हैं। अब पता चला कि 1000 बल्ब में तो क्या 1000 स्विच लगाओगे, है ना? हर बल्ब के साथ साथ एक नया वायर खींचोगे, ठीक? तो वो बंदा तो वायर ही बांधता रह जाएगा, हो गया काम। तो उसमें क्या होता है कि एक ही वायर से जितने भी बल्ब्स हैं, हज़ारों बल्ब्स हैं, सबको एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। और वो जो डेकोरेशन वाले जो बल्ब्स होते हैं ना, वो कोई बहुत ज़्यादा महंगे बल्ब भी नहीं होते, है ना? मतलब मान लीजिए एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो हमें दिखाई दे गया कि अच्छा वो वाला बल्ब फ्यूज़ हो रखा है, वो वाला बल्ब फ्यूज़ हो रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको बदल दो तो पूरी की पूरी जो लड़ी है वो दोबारा से चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि हाँ, कहाँ पर हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। अब इसके ना 4 पॉइंट्स दे रखे हैं एडवांटेजेस के और डिसएडवांटेजेस के। अब सुनिएगा सारे। सबसे पहले देखिएगा डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग यानी कि घरों में जो हम वायरिंग करते हैं वहाँ पर सीरीज सर्किट के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखिए भाई, पहला है इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन अभी तुम बता दो क्या हो गया? आवाज़ कैसी आई थी? तुम्हें मुझे अलग बिठाना पड़ेगा, सबसे आगे बैठो, शांति से चुपचाप। यही तो तुम्हारी खूबी है कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, अपने आप ही कुछ हो जाता है। कमाल है। और एक खूबी और है इसके अंदर,
ये कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोल देता है, वो इसकी आवाज़ इतनी धीरे है कि मुझ तक तो पहुंच नहीं पाती है, और जहाँ पहुंचाना चाहता है वहाँ तक पहुंच जाती है, फिर खुद बैठ जाता है चुपचाप, वो बाजू वाला हंसने लगता है। मैं सब नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में। और फिर मुझे वो पहला दिन याद आ जाता है कि शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि बड़ा शरीफ है, बहुत शरीफ सीधा सच्चा बच्चा है, ये उतना ही टेढ़ा है। चश्मा कहाँ गया तुम्हारा? तो वो अब ठीक हो गए आके? पता नहीं। अच्छा नहीं, ये पहन लो, नंबर बढ़ जाए। एक चश्मा था, एक वो प्लास्टिक वाला वो था। प्लास्टिक भी तो होता रहता था तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ प्लास्टिक भी तो होता रहता था, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में। अच्छा हाँ, घुटनों में कुछ बात कर रहा था, अब तो ठीक है। चलिए जी, तो इन सीरीज सर्किट if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances also stop working because the whole circuit is broken, ठीक है ना। तो एक अगर अप्लायंस खराब हो गया तो सारे ही अप्लायंसेस चलने बंद हो गए, ठीक। दूसरा, इन सीरीज सर्किट all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately। तो सीरीज सर्किट में सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एक ही स्विच होता है। तो अगर मैं चाहूँ कि हम सारे अलग अलग जो बल्ब्स हैं उनको अलग अलग ऑन या ऑफ कर सकें तो हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, तीसरा, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। हम ना जब भी कभी घर में कोई नया बल्ब आए या नई ट्यूबलाइट आए तो एक बार उसका जो पैकेट होता है उसके पैकेट को जरूर देखना है। उसके पैकेट पर ना ये लिखा हुआ होगा 220 वोल्ट। तो जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि in series circuit the appliances do not get the same voltage 220 volt as that of the power supply line। तो सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलती। तो जब सेम वोल्टेज नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमने ये देखा है कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, करंट तो सेम रहता है, वोल्टेज वेरी करती है। तो मान लीजिए यहाँ वाला जो बल्ब है, यहाँ वाला बल्ब तो बहुत अच्छा ब्राइट ग्लो कर रहा है, आगे वाले की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम हो गई, आगे वाले की थोड़ी और कम, आगे वाले की थोड़ी और कम, लास्ट वाला तो बेचारा मर ही गया बिल्कुल, वहाँ तक तो पता चला करंट ही नहीं पहुँची। समझ गया कि नहीं? तो क्या होता है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज से ही इंटेंसिटी डिफाइन होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की, कि अगर फ़ैन है तो कितना फास्ट चल रहा है वो उसकी इंटेंसिटी है, ठीक है। अगर बल्ब है तो कितना ब्राइट ग्लो कर रहा है तो वो उसकी इंटेंसिटी है। तो वोल्टेज अगर बराबर मिलेगी सबको तो उस पर लिखा रहता है, मार्क्ड रहता है वोल्टेज कि ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट करने के लिए बना हुआ है। अब आप उसको बेचारे को 110 वोल्ट दे रहे हो तो वो बल्ब फिर कहोगे इसमें तो रोशनी तो हो नहीं रही है, इसमें रोशनी कहाँ से होगी, तुमने वायर ही एक जोड़ रखा है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है सब। तो पहले वाला जो वायर जो बल्ब है उसके मज़े आ रखे हैं, उसको सारा कुछ बहुत अच्छे से वोल्टेज मिल रही है, आगे तक पहुँचते पहुँचते वोल्टेज ही बर्बाद हो गई। समझ गए? चलिए जी अगला देखते हैं। इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। तो सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच। तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि करंट की बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास चलिए 3 रेजिस्टेंस है, 3 बल्ब्स हैं सीरीज में हमने जोड़ दिए। जरा देखना, थ्री ओम तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 9 ओम हो गया। एक पंखे का रेजिस्टेंस तो 3 ओम था, तो तीनों को जोड़ दिया 9 ओम हो गया। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि बिजली के बिल की तो हालत ख़राब होने वाली है, इतना ज़्यादा करंट वो एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। 9 ओम रेजिस्टेंस यानी कि करंट जा रहा है, वो करंट को पूरे को मतलब एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक। हमने कहा कि अब इन्हीं 3 को पैरेलल में लगा दो। तो पैरेलल में इनिशियली तो हमारा खर्चा बढ़ता है कि भाई हमको हर अप्लायंस के लिए अलग वायरिंग करनी पड़ती है, लेकिन जब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो परफॉर्मेंस है और जो बिल हमारा आता है वो कम आता है, तो उससे समझ में आता है कि नहीं इनिशियल खर्चा बढ़ा था लेकिन अभी वो खर्चा जो है वो कम ही कम हो गया। तो देखिए 3 ओम, ठीक है। तो तीनों के तीनों अब पैरेलल में लगे हुए हैं। अब पूरे सर्किट का यानी कि सोचिए कि पूरे घर में 3 बल्ब लगे हुए हैं,
तो अब पूरे घर का रेसिस्टेंस निकालो। तो रेसिस्टेंस कितना आ गया 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया 3/3 1/r इज इक्वल टू 1/1 यानी कि r कितना आ गया 1। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या समझ में आता है कि जितने ज़्यादा आप पैरेलल में चीज़ें लगाएंगे रेसिस्टेंस कम होता चला जाएगा। तो हमारी जो वायर्स हैं घर में एक तो ओवरलोडिंग का खतरा नहीं होगा, वायर्स जो है वो ज़्यादा मेल्ट नहीं होंगी, है ना। और शॉर्ट मतलब वायर के कई बार क्या होता है कि जल जाती हैं, घर में आग का भी खतरा हो जाता है। तो इसीलिए पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो पैरेलल में पूरे सर्किट का ओवरऑल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो कि पैरेलल सीरीज़ में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज़ का, हज़ार्डस है, इससे खतरा है। तो ज़रा देखिएगा, अब एडवांटेजेस देखते हैं पैरेलल सर्किट्स की इन डोमेस्टिक वायरिंग। तो हमने ये डिसएडवांटेजेस देखे सीरीज सर्किट की, अब एडवांटेजेस देखते हैं पैरेलल सर्किट्स की कि भाई सीरीज़ में तो डिसएडवांटेजेस हैं, तो ज़रा पैरेलल में उसके एडवांटेजेस तो बता दो क्या क्या है, बताते हैं। पहला है इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। एक अप्लायंस अगर खराब होता है तो बाकी अप्लायंसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी सब नॉर्मली काम करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा एडवांटेज क्या है। दूसरा एडवांटेज है इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। तो पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सबके अलग अलग स्विच होते हैं, ताकि सबको अलग से हम ऑन और अलग से हम ऑफ आराम से कर सकें, बाकी अप्लायंस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है उसकी वजह से, ठीक है। तीसरा एडवांटेज इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। तो हमने जाना था कि जो पैरेलल सर्किट्स होते हैं, जो पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन में सब वोल्टेज जो है वो बराबर रहता है और करंट जो है वो डिवाइड होता है। तो वोल्टेज रिमेन्स द सेम बट करंट डिवाइड्स, तो वोल्टेज सेम रहता है। तो जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जितना वोल्ट मिलना है उसको प्रॉपरली उतना ही वोल्ट मिलता है। तो 220 वोल्ट पर आप कोई भी चीज़ लेकर आइए, आप घर में एसी लाओ, पंखा लाओ, फ्रिज लाओ, टीवी लाओ, कोई भी चीज़ लेकर आओ, हर किसी की जो एक्सटर्नल कवरिंग जो बॉक्स होता है उस बॉक्स पर आप देखेंगे तो 220 वोल्ट लिखा रहता है। सबको 220 वोल्ट चाहिए, तो सबको 220 वोल्ट तो कैसे मिलेगा भाई, सबको पैरेलल में जोड़ दो। तो घरों में जितने भी कनेक्शन होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल में ही होते हैं, ठीक है। और फोर्थ है इन पैरेलल कनेक्शन द ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। तो जो ओवरऑल रेसिस्टेंस है, ओवरऑल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो करंट है, करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। तो पावर सप्लाई से जो हमको करंट मिलता है बहुत बढ़िया मिलता है करंट, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतने ही आराम से ईजिली फ्लो करेगा। रेसिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, अब ये क्या करा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये हुआ क्या था, बहुत जरूरी है। मोनेस्ट्री देखिए, कोई मोनेस्ट्री कहाँ देखी है? तो उसमें ज़्यादातर मोनेस्ट्री मतलब जहाँ पर ये मतलब ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर होता है। तो वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि घरों की जो छत होती है ना, जैसे हम देखते हैं घरों की छत ऐसे नॉर्मल होती है, फ्लैट होती है। तो मोनेस्ट्री में घरों की छतें ना ऐसी होती हैं, ऊपर से मतलब ट्रायंगुलर शेप की नहीं होती, मतलब ऊपर से लगेगा जैसे ऊपर का तो टिप ट्रायंगुलर सा है, मतलब ऊपर तो शार्प टिप है, और नीचे से आते आते ना वो ऐसे कर्व्ड हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। जैसे उसी तरीके की ना मेघालय के, मिजोरम के लोग जो है वो कैप भी वैसे ही पहनते हैं, ऐसे ऊपर से आती है और ऐसे कर्व्ड हो जाती है। तो ये वाला जो बराबर में बन रहा है ना, इसकी जो छत बन रही है वो वैसी बन रही है। इसका नाम भी वो मॉन्क मोनेस्ट्री है, इसीलिए तो वो मोनेस्ट्री वाली ऐसी छत बन रही है। वो देखकर बड़ा सुंदर लगेगा, दूर से बड़ा अच्छा लगेगा। अंदर से नहीं, बाहर से आपको दिखाई देगा, ऐसे ही दिखाई देगा। चलिए जी, जो अगला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। चलिए पावर वाले में एक डेरिवेशन है, अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए। सर अब मेरे को समझाओ। अरे कल करा दूँगा मैं, नहीं तो समझाओ। पहले मैं तो समझ लूँ, अभी तो मैंने देखा ही नहीं है। देखो बहुत बढ़िया। मेरे टीचर Okay, sir. Thank you, sir. ओके। Okay, sir.
अब ये दे दीजिए क्या करेगा लेकिन भाई मैं ला दूंगा जल्दी, मेरे को जाना नहीं हो पा रहा है आजकल, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ रही है ना, तो सुबह शाम सिर्फ सुबह फिजिक्स में आपने स्टार्ट करा दिया